माधवी, मीता जल्दी चलो नहीं तो रात हो जाएगी। मीता, थोड़ी देर और। माधवी, थोड़ी देर पर काफी देर हो चुकी है, ये कब से ऐसे ही कह रही है। मैं क्या करूं, जो फूल मुझे लेने थे वो तो मैं ले चुकी। माधवी उस जंगल में बैठी गुनगुना रही थी। फिर वही लड़का आता जिसने फूलों को ढूंढने में माधवी की मदद ली थी। माधवी, तुम यहाँ? वो लड़का, मैं ऐसे ही टहलने आया था, तुम्हें देखा तो तुमसे मिलने आ गया। माधवी कहती है, पर अभी मुझे जाना है और रात भी हो रही है। कहते हुए मीपा को भी अपने साथ ले आती है। मीता, क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? माधवी, कुछ नहीं, रात होने वाली है, हमें घर चलना चाहिए। दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद महलों में किसी चीज की तैयारी होने लगती है। किसी को कुछ पता नहीं था वहाँ क्या हो रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कोई खास मेहमान आया है, तो कोई कह रहा था कि बड़े राजकुमार की शादी हो रही है। ये खबर सुनते ही मीता माधवी को बताती है, पर माधवी इन बातों पर भरोसा नहीं करती। ये नहीं हो सकता, जरूर कोई और बात होगी। मीता, अगर ये बात है तो हम दोनों महल के अंदर चलेंगे, देखते हैं कि ये बात सच है या नहीं। शादी वाले दिन दोनों महल जाते हैं और माधवी देखती है सच में आवेद किसी लड़की से शादी कर रहा था। उसे देखते ही वो तुरंत अपने घर लौट आती है। मीता माधवी के पास आती है और कहती है, मैंने कहा था ना कि इन ऊंचे घर वालों के भरोसा करना मुश्किल है, पर उम्मीद मत हारो, कोई और तुम्हें जरूर मिलेगा। अब तो जैसे जिंदगी बेरंग हो गई थी, काफी समय लग गया उसमें रंग भरने के लिए। पहले जैसी खुशियों के साथ अब माधवी फिर से जीने लगी, जैसे कि वो कभी आवेद से मिली ही नहीं थी। पर अब आवेद नहीं, सुलग गाँव का दौरा करते थे और उससे भी माधवी देखकर मुस्का ही देती थी। अगर कभी आवेद मिलता तो माधवी अपना रास्ता बदल लेती, जैसे कि कभी उनके बीच कुछ था ही नहीं। पर उदासी से भरे दिन जाने वाले थे। मीता अपने साथी के साथ थी और उसके साथ माधवी भी आई थी। वैसे उसका मन नहीं था, पर मीता के कहने पर ही वो आई थी। माधवी सोचती है यूं बैठे रहने से अच्छा है जंगल को अच्छे से घूम लिया जाए, तो वो घूमने निकल जाती है, पर उसे तो फिर से वही शख्स मिल जाता है। माधवी, तुम फिर से यहाँ, कोई काम है तुम्हें? वो लड़का, नहीं कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देख लिया इसलिए तुमसे मिलने चला आया। माधवी, अच्छा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? वो लड़का, हाँ पूछो। माधवी, तुम अपने चेहरे पर हमेशा ये मास्क क्यों लगाते हो, और नहीं भी लगाते तो फिर ये कारीगरी क्यों करते हो? वो लड़का, ताकि कोई मुझे पहचान न ले, मैं इस राज्य से नहीं दूसरे राज्य से हूँ। यहाँ तो मैं कोई व्यापार से या किसी खास चीज के लिए आता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से रहना। तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे सिर्फ जब से मैं बड़ा हुआ हूँ सिर्फ मेरे परिवार वालों ने ही मेरा चेहरा देखा है, वरना मैं तो अपने राज्य में भी ऐसे ही घूमता हूँ। माधवी, तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं देखा, तुम तो एक रहस्य बने होगे सबके लिए। इस बात पर वो लड़का हंस देता है। माधवी, क्या हुआ? वो लड़का, नहीं कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर रुक कर, सुनो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माधवी, हाँ कहो ना। वो लड़का, मुझे तुमसे प्यार है। माधवी उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो? वो लड़का, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माधवी, बस करो ऐसी बातें, ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे अच्छे से जानते हो, यूं ही थोड़ी जान पहचान से तुम मुझे प्यार करने लगे। अपनी ये बातें जाकर किसी और को कहो। माधवी की बात सुनकर मीता वहाँ आती है और वो भी उस लड़के को देखती है और कहती है, क्या हुआ माधवी, और ये लड़का कौन है? माधवी, कोई नहीं, चलो यहाँ से। और वे दोनों चले जाते हैं। वो लड़का वहीं खड़ा उनको जाते हुए देखता है। कुछ देर बाद वहाँ मीता का दोस्त आता है जो उस लड़के से पूछता है, तुम यहाँ के तो नहीं लगते, कौन हो तुम? वो लड़का, मैं पास के राज्य से हूँ, कहकर वो भी चला जाता है। मीता माधवी से उस लड़के के बारे में पूछती है, वो लड़का कौन था? माधवी, वो कह रहा था वो पास के राज्य से है, वो कह रहा था कि वो मुझे प्यार करता है। फिर से वही झूठी कस्में खाने वाला कोई मुझे मिल गया। मीता, तुमने क्या कहा? माधवी, कहना क्या था, मना कर दिया, मैं और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। मीता, हाँ ठीक कहती हूँ। अब तो वो माधवी के दुकान में भी आ गया। माधवी, तुम यहाँ? वो लड़का, मैं तो यहाँ फूल खरीदने आया हूँ, और फूल खरीद कर चला जाता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। एक दिन माधवी उसका पीछा करती कि ये फूल किसके लिए लेकर जाता है, तो पता चलता है वो गाँव के बाहरी छोर पर जहाँ एक घर था, उनके सिवा कोई और घर नहीं था, वहाँ एक बूढ़ी महिला थी, उनके लिए फूल लेकर जाता है। माधवी उसे फूल देता देखती है, वो पेड़ों या किसी बड़ी चीजों के पीछे छिप छिप कर आ रही थी, पर वो लड़का जानता था कि माधवी उसका पीछा कर रही है। उनसे बातें करने के बाद वो वहाँ से निकलता है। जाते हुए कहता है, माधवी छुपने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। माधवी सामने आती है, क्या बातें करनी है? वो लड़का, आओ मेरे पास। दोनों उस जगह हरी हरी घास पर बैठते हैं। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम तविश है। माधवी, मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना। तविश, मैं सोच रहा था यहीं कुछ काम कर लूं, क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माधवी, बिल्कुल नहीं। तविश ऐसे ही रोज उसके सामने से होकर जाता है, उससे फूल खरीदता है। माधवी इन सब से परेशान हो चुकी थी और इस बारे में मीता से कहती है, तो मीता कहती है, ये तो अच्छा है ना, वो तुम्हारी मदद करना चाहता है तो करने दो ना, तुम भी पुरानी बातों को नहीं भूली हो, सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। माधवी, तुम ठीक कहती हो मीता। और माधवी तविश की बात मान लेती है। इस बात से तविश बहुत खुश था। वो फूल लगाने में माधवी की मदद करता तो कभी घर के बाहर भी फूलों को बेचता। उसके उस लग्न से काम करता देख माधवी भी खुश थी।
एक दिन मौका मिलते ही तविश फिर से माधवी को शादी के लिए पूछता है और वो माधवी के घर भी चला जाता है। घर वाले तो मान जाते हैं क्योंकि उसके घर में सभी अच्छे थे, पर माधवी नहीं मानती। तविश कहता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। माधवी नहीं, वजह कुछ और है तविश, यही कि राजकुमार आवेद ने आपको धोखा दिया है, पर इसमें तुम्हारी क्या गलती है। माधवी तुम जानते हो उस बारे में और फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तविश हाँ। कुछ दिनों तक सोचने के बाद माधवी हाँ कहती और उन दोनों की शादी हो जाती है और तविश माधवी को अपने राज्य के गाँव में लेके जाता है। माधवी फूल उगाना चाहती थी तो दोनों गाँव के जंगल के समतल इलाकों में रहने चले जाते हैं। दोनों खुशी से रहते हैं। माधवी अपने फूलों के कामों में लगी हुई थी और तविश अपने कामों में। अब उनकी शादी की खबर आवेद को भी लग चुकी थी। आवेद सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, माधवी किसी और से शादी कैसे कर सकती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। माधवी को ढूंढते ढूंढते आवेद माधवी के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। उसे देखकर माधवी हैरान हो जाती है। दोनों आपस में बात करते हैं। आवेद कहता है क्या तुमने शादी कर ली? माधवी हाँ। आवेद पर क्यों? मैं अभी तुमसे ही प्यार करता हूँ। माधवी मुझे लगता है ये प्यार तुम्हें अपनी पत्नी पर आना चाहिए। तभी तविश आता है। आवेद माधवी से कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। माधवी मेरी शादी हो चुकी है और मैं खुश हूँ। आवेद पर मैं नहीं मानता इस शादी को। ये सुनकर तविश घर से बाहर निकलता है और उससे कहता है तुम मानो या ना मानो पर हमारी शादी हो चुकी है। आवेद कहता है ओह, तो तुम हो जिसने माधवी से शादी की है। उसे ध्यान से देखकर आवेद कहता है तुम तो मूर्ति राज्य के राजकुमार तविश हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तविश माधवी की तरफ देखता है फिर हाँ कहता है। माधवी क्या कहा? तुम किसी राज्य के राजकुमार हो? तविश हाँ माधवी। आवेद देखा ना, इसने तुमसे झूठ बोला। माधवी चलो मेरे साथ। तविश और तुमने क्या किया है? तुम भी सही नहीं हो। माधवी बस करो तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है। और रोते हुए जंगल के अंदर भागते हुए चली जाती है। दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं और दोनों माधवी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं। बहुत ढूंढने पर माधवी उन्हें एक पेड़ के पीछे रोते हुए बैठी हुई मिलती है। तविश उसके पास जाता है और क्षमा मांगता है। माधवी मुझे तुम दोनों में से किसी पर भी विश्वास नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर तविश उसका रास्ता रोककर कहता है मुझे क्षमा करना माधवी, पर अगर तुम अपने घर गई तो सब परेशान हो जाएंगे, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। आवेद माधवी तुम मेरे साथ चलो, मेरा विश्वास करो, मैं अभी भी तुम्हें ही प्यार करता हूँ। पर माधवी तविश के साथ जाती है। तविश उसे अपने राजमहल में ले जाता है। माधवी को अपने कमरे में ले जाता है तविश। ये हमारा कक्ष है, हम दोनों यहीं रहेंगे, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम सबसे मिलने जाएंगे। माधवी मुझे आपसे कुछ पूछना है। तविश हाँ पूछो, पर मुझे तुम ही कहो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। माधवी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तविश मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें सच ना बताकर गलत किया, पर ये मुझे करना पड़ा। मैं जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक अनजान शख्स बनकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, ताकि मैं उन जानकारियों से अपने राज्य की रक्षा कर सकूं। और एक दिन मैं उस जंगल से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें उन गुलाबी फूलों के पास देखा जो मेरी माँ को बहुत पसंद थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनके लिए ये फूल जरूर लेकर आऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने उस फूल को लेना चाहा तो वो छुप गया, मेरे हाथ आया ही नहीं। और तुम्हारी मदद लेने के लिए मैं तुम्हारा पीछा करता था, पर मैं तो तुमसे प्यार कर बैठा। पर बाद में मैंने तुम्हें उस राज्य के राजकुमार के साथ देखा, पर उसने तुमसे शादी नहीं की। पर मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। माधवी पर तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है। तविश मुझे क्षमा करना माधवी, कहते हुए कक्ष से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद माधवी तविश के परिवार के सभी सदस्यों से मिलती है, जिसमें माता पिता, एक छोटा भाई और छोटी बहन थी। दादा दादी थे। वे सब भी माधवी से मिलकर बहुत खुश थे। उन बातों से माधवी अभी भी दुखी थी और तविश से बात तक नहीं कर रही थी। एक दिन पिताजी तविश को अपने पास बुलाकर कहते हैं समय आ गया है उन पर हमला करने का। तविश ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। जो मैं कब से चाहता था, खुशहाली राज्य में आक्रमण करना। तविश पर इस बारे में तो आप भूल चुके थे, फिर अब क्या हुआ पिताजी? नहीं, भूला तो मैं कभी नहीं था, बस मैं मौके की तलाश में था और अब वो मौका मुझे मिल चुका है। तविश ऐसा क्या है उस राज्य में? जाने दीजिए पिताजी। पिताजी जाने दूं? मैं कैसे भूल सकता हूँ, उन्होंने हम पर हमले किए जिससे हमारे परिवार के कई सदस्य मारे गए। तविश पर शुरुआत तो हमसे ही हुई थी, क्या ये झूठ है? हम वहाँ से उनकी विशेष मूर्ति लेकर आए थे और वहाँ पर कितने लोग मारे गए थे, क्या आपको कोई अंदाजा है? और ये क्यों हुआ? सिर्फ एक मूर्ति के लिए, और उस पर ही इस राज्य का नाम भी रख दिया गया। क्या इस बात को भूल गए आप? पिताजी जीने के लिए ऐसा करना पड़ता है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो उस मूर्ति की वजह से और ताकतवर हो जाते, इसलिए ये सब हुआ। पर अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरा साथ दो। तविश
मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं लड़ाई नहीं चाहता पिताजी। मैं जानता था तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए तुम जानकारी जुटाने के बहाने बस यहाँ से वहाँ भागते रहते हो। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है ही नहीं तुम में। तविश, सही समझ रहे हैं आप, मैं कायर ही हूँ, कहता है और अपने कक्ष की ओर चला जाता है। पिताजी कहते हैं, जानता था कि इसके भरोसे नहीं रह सकता मैं। तविश उदास बैठा इस बारे में सोच रहा था, तभी माधवी वहाँ आती है तो देखती है कि तविश उदास बैठा है। तो माधवी तविश के पास जाती है, उससे बात करती है। क्या हुआ तविश, कोई परेशानी है, मुझे बताओगे? तविश, कुछ नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतने दिनों बाद मुझसे बात की। बस मुझसे ऐसे ही बात करते रहना, कभी चुप मत रहना। माधवी, पर तुम आज काफी निराश लग रहे हो। तविश, हाँ, पिताजी चाहते हैं कि मैं लड़ाई में उनका साथ दूं, पर मैं लड़ाई नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि मुझे इससे डर लगता है, पर तुम्हें पता है इस सब से कितने लोगों की जानें जाती हैं। मुझे इन सब से डर लगता है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। माधवी, अभी आराम करो, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। दूसरी ओर आवेद माधवी को लेकर काफी परेशान था। शोभा उसे देख उससे पूछती है, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। आवेद, शोभा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। शोभा, फिक्र ना करूं? कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे हक होना चाहिए आपकी सुख दुख में साथ देने का। 3 माह हो चुके हैं हमारी शादी को, हम एक कमरे में तो रहते हैं पर एक साथ सोते नहीं हैं। क्या मुझ में कुछ कमी है? आवेद, कोई कमी नहीं है शोभा, पर तुम जानती हो हमारी शादी कैसे हुई है। शोभा, पर आप मना कर सकते थे। आवेद, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, चाहो तो तुम किसी और से शादी कर सकती हो। एक व्यक्ति राजा के पास आता है कुछ बताने। राजा आवेद के साथ उसकी बात सुनता है। वो व्यक्ति कहता है, जल्द ही मूर्ति राज्य खुशहाली राज्य पर हमला करने वाले हैं, तो अपनी पूरी तैयारी रखना। उस व्यक्ति के जाने के बाद आवेद राजा से कहता है, सब बातें तो हमने मान ली थी, तो अब क्या हुआ यूं अचानक ये सब? अब हम क्या करें पिताजी? पिताजी, अगर वो यही चाहते हैं तो ठीक है, तैयारी शुरू करो। आवेद निकल ही रहा था कि वो शोभा को देखता है और शोभा को अपने साथ ले जाता है। शोभा कहती है, मेरी वजह से हो रहा है ये सब, मैं तुमसे ना शादी करने की जिद करती और ना ये सब होता। आवेद, मैंने तुमसे शादी अपने राज्य के खुशहाली के लिए की है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मासूम लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देते। मुझे अपने प्यार से ज्यादा अपने लोग प्यारे हैं। शोभा, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे तो लगा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। जब आप हमारे यहाँ बात करने आए थे तो मैंने आपको पहली बार देखा और मैं तभी से आपको पसंद करने लगी। बस यही बात मैंने अपने पिताजी को कही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी के लिए ये शर्त रखी गई थी, मुझे क्षमा करना। आवेद, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है शोभा, ये तो किसी का बिछाया हुआ जाल था जिसने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। पर मैं चाहता हूँ तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें जो पसंद है उससे शादी कर सकती हो, तुम इस बंधन से आजाद हो। शोभा, ऐसा मत कहो, आप मुझे बहुत पसंद हो। आवेद, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे दिल में कौन है। और आवेद अपनी और माधवी के बारे में बता देता है। उनकी ये बात सुनकर शोभा बहुत दुखी होती है। अगली सुबह शोभा मीता से मिलती है और दोनों मूर्ति राज्य में पहुंचते हैं। मीता कहती है कि वो माधवी की सहेली है और शोभा ने अपना वेश बदला हुआ था तो उसे कोई भी पहचानता नहीं, क्योंकि उसके पिताजी मूर्ति राज्य के राजा के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए सब उसे जानते थे। मीता माधवी से मिलती है। माधवी मीता को देखकर बहुत खुश थे। फिर मीता उसे शोभा के बारे में बताती हैं। शोभा माधवी से कहती है, माधवी, ये युद्ध नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी का फायदा नहीं है। माधवी, मैं भी यही चाहती हूँ, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं। शोभा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर मैं तो तुमसे मिलने आई थी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। माधवी, हाँ कहो ना। शोभा, आवेद निर्दोष है। ये कहते हुए शोभा माधवी को सारी बातें बता देती हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा माधवी। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। माधवी मीता से कहती, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मुझसे मिलने आती रहना। मीता, हाँ। फिर शोभा और मीता अपने राज्य चले जाते हैं। माधवी को जब सब पता चलता है तो वो बहुत रोती है कि उसने ये क्या किया। वापस आने पर आवेद शोभा से पूछता है कि वो कहाँ गए थे। शोभा उन्हें सब बता देती है। आवेद उससे कहता है, ये तुमने क्या किया? जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई। तवीश अब भी इसके पक्ष में नहीं था, पर अपने पिताजी के कारण उसे लड़ना ही पड़ता है। मूर्ति राजे को हार का सामना करना पड़ रहा था, पर मूर्ति राजे के राजा ने आवेद को धोखे से पकड़ लिया। ये सब तविश दूर से देखता है, जो आवेद के साथ लड़ रहा था। वो उन सबको रोकने के लिए जाता है, पर देर हो चुकी थी और उसके घायल होने पर चारों तरफ बात फैल जाती है कि मूर्ति राजे की जीत हो गई। इस बारे में माधवी को पता चलता है तो भागते हुए आवेद के पास जाती है, जो लड़ाई के कैंप में थी। माधवी आवेद के पास पहुंचती है तो आवेद की सांसें चल रही थी। माधवी उसे देखकर बहुत रोती है। आवेद माधवी को देखकर मुस्कुराता है। दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं और आवेद माधवी के बाहों में अपना आखिरी सांस लेता है। सब कुछ थम गया था। अब लड़ाई थम
चुकी थी और तवीश अपनी पिताजी से काफी नाराज थे। तवीश अपना सब कुछ, अपनी पहचान, धन छोड़कर उनसे हमेशा के लिए दूर चला जाता है माधवी के साथ। किसी के रोकने पर भी वो नहीं रुकता और कुछ समय बाद सुलंभ मूर्ति राज्य पर आक्रमण करता है और राजा को मारकर वो राज्य अपने नाम करता है। मरते हुए राजा कहता है मुझे छोड़ दो, पर सुलंभ कहता है तुमने मेरे भाई की जान ले ली, वो भी धोखे से, और तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? कभी नहीं। सुलंभ उसे मार देता है और शोभा के साथ शादी करता है। वहीं दूसरी ओर ताबिश माधवी के साथ कहीं दूर रह रहा था, जिसके बारे में कई बरसों बीत गए। किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए।